हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 29 जुलाई 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूज़पेपर डिस्कशन, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन ओआरएन, दैट इज ओल्ड राजेंद्र नगर येस्टरडे। नाउ 3 ऑफ द एस्पिरेंट्स, जो 3 यूपीएससी के एस्पिरेंट्स थे, दे लॉस्ट देयर लाइव्स इन द बेसमेंट लाइब्रेरी ऑफ रॉज आईएएस। दिस वाज समथिंग दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, राइट। ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, दिस वाज बिकॉज ऑफ negligence of the coaching institutions, negligence of the administrators, right, negligence of the MCD of Delhi. These are the main culprits who should be held responsible for this thing, right. I hope every one of you knows about this. You should also raise your voices. If you are in Delhi, you can go to this ORN and you can help in the protest of people who are already there. स्टूडेंट्स जो हैं पिछले 2 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. दे आर डिमांडिंग अ फ्यू थिंग्स इंक्लूडिंग कॉम्पनसेशन, इंक्लूडिंग अ प्रॉपर गवर्नेंस, अ प्रॉपर चेक कि जितनी भी बिल्डिंग्स अथॉरिटीज़, ये सब जो अथॉरिटीज़ चेक करती हैं वो बिल्डिंग सही होनी चाहिए. कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग सही होनी चाहिए. दे शुड हैव ऑल दी प्रोटोकॉल्स फायर सेफ्टी के लिए, वाटर लॉगिंग के लिए, सारे के सारे चीज़ें उनमें प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होनी चाहिए. इसके अलावा जितनी भी पीजीज, रूम्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, दे शुड ऑल्सो बी प्रॉपरली चेक्ड कि क्या वो सच में रहने लायक है, क्या वहाँ का पानी सही है, क्या वहाँ का खाना सही है. ये सब चीज़ें these needs to be treated very carefully and these needs to be treated very thoroughly because it is matter of the life of the aspirants, right. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि दिल्ली की ORN और आसपास के इलाकों में रहते हैं. नाउ दे डोंट गेट द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, उनके पास कुछ नहीं होता है, राइट. दे लीव देयर होम्स, वो अपने घर बार छोड़ करके अपने पेरेंट्स से दूर रहकर वहाँ पर आके पढ़ाई करते हैं. एंड स्टिल व्हाट दे गेट इज़ पुअर कंडीशंस, राइट. बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशंस मिलती हैं, जिसके कारण पीपल दे टेंड टू लूज देयर लाइफ्स. ऐसा नहीं है कि दिस हैज़ हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस हैज़ हैपन्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स नाउ. बहुत बार ऐसा हो चुका है. इट इज़ राइट टाइम टू स्टेप अप नाउ. यही वो सही टाइम है कि इस चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो प्लीज़ यूज़ ट्विटर और अदर जो बाकी कैंपेन्स चल रहे हैं, ऑनलाइन कैंपेन्स चल रहे हैं, आप उनको इस्तेमाल कीजिए. लेट दीज वॉइसेस नॉट गेट डाउन, राइट. आपको एस्पिरेंट्स के साथ में खड़े रहना है. सो उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ में हम सब कोऑपरेट करेंगे एंड दिस इज़ द टाइम टू शो सॉलिडारिटी टू दोज हु हैव लेफ्ट, राइट. हमारे बीच से कुछ एस्पिरेंट्स थे जो एक्चुअली आज हमारे बीच नहीं रहे. उनका भी एक सपना था यूपीएससी का. दैट पर्टिकुलर ड्रीम इज़ नो मोर, इट हैज़ बिन शैटर्ड बिकॉज दोज पीपल आर नो मोर. नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ को हमें बस ऐसे ही जाने नहीं देना है. दिस शुड बी एग्जाम्पल, ताकि दोबारा ऐसा कभी भी ना हो, दोबारा ऐसे कोई केस ना हो, दोबारा ऐसा कभी इलेक्ट्रिक्यूशन का केस ना हो जो 2 दिन पहले हुआ था, दोबारा ऐसा कोई वाटर लॉगिंग का केस ना हो. इट शुड बी इन्वॉल्व, राइट. और इस चीज़ के लिए हम सबको आवाज़ उठानी बहुत इंपॉर्टेंट है. उम्मीद करता हूँ आप सब मिलकर साथ देंगे एंड दिस शुड बिकम अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट सो दैट एक पीसफुल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिसके तहत हम अपनी डिमांड्स को पूरी तरीके से सही तरीके से गवर्नमेंट के सामने रख सकें. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट न्यूज़, जहाँ पर हम पेरिस ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं. उसमें रिसेंट इंडिया के लिए अपडेट क्या है. सो मनु भाकर जो आप जानते हैं कि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए. सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट ऑब्वियसली फॉर ऑल द इंडियंस, बिकॉज पेरिस ओलंपिक्स के अंदर पहला मेडल इंडिया का आ चुका है 2024 में. नाउ मनु भाकर जो है, शी इज़ जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, और इसी पर्टिकुलर इवेंट में यानी कि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर जो गोल्ड जीता है जिन्होंने, उनका नाम है ये जिन ओ जो है साउथ कोरिया की हैं एंड शी टुक द गोल्ड. और उसी इवेंट में मनु भाकर को ब्रॉन्ज मिला है. जस्ट रिमेंबर दैट शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन, वो पहली वुमेन है टू वन अ मेडल इन शूटिंग फॉर इंडिया. शूटिंग के केसेस में पहली जो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है वो. ठीक है, इस चीज़ की ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम्स के लिए. सेकेंड थिंग, मंजुलाई टी स्टेट क्या है और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट रिमेंबर कि मंजुलाई टी स्टेट जो है ये गवर्नमेंट का टी स्टेट था जो कि तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट था. नाउ रिसेंटली इस पर्टिकुलर टी स्टेट को बंद किया जा रहा है, इट इज़ बीइंग क्लोज डाउन. तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वर्कर्स थे, उनको प्रॉपर्ली फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको री एम्प्लॉय किया जा रहा है. तो इस चीज़ को आप यहाँ पर एग्जाम्पल और केस स्टडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर टी स्टेट के बंद होने के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट वहाँ पर एक प्रॉपर पैकेज लेकर आई है, एक प्रॉपर असिस्टेंस पैकेज लेकर आई है, जिसमें ये बोला गया है कि जितने भी वर्कर्स जो इस टी स्टेट के अंदर काम कर रहे थे उनको कहीं और हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी जाएगी, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, सो दैट वो किसी और एम्प्लॉयमेंट में जाकर के वहाँ पर जाकर काम कर सके. तो ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी है जहाँ पर गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप लिया गया है वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड होने से बचाने के लिए. थर्ड चीज़, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज है. दिस इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि रिसेंटली मंगोलिया के अंदर किया जा रहा है. ये चीज़ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है और ये इसका 21st एडिशन है, जिसमें इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया है.
इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का मेन एम ये है कि जब भी हम यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस में जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ आती हैं, मल्टीनेशनल कंट्रीज़ का एनवायरनमेंट होता है, तो किस तरीके से वहाँ पर हम ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरीके से सब साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए यहाँ पर बेसिकली एक एक्सरसाइज हो रही है, मतलब प्लानिंग्स चल रही है, डेमोज होंगे यहाँ पर। वही चीज़ यहाँ पर खान कोस्ट एक्सरसाइज है जो कि मंगोलिया के अंदर किया जाएगा। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर कुछ न्यू गवर्नर्स के बारे में बात की जा रही है। कुछ न्यू गवर्नर्स को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। जैसे सिक्किम के नए गवर्नर बनाए गए हैं ओम माथुर सर। फिर पुडुचेरी के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाशनाथन। फिर असम और मणिपुर के लिए एक सिंगल गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को इसका जॉइंट जो बेसिकली कमांड है वो दिया गया है। पंजाब और चंडीगढ़ के लिए गुलाब चंद कटारिया जो हैं उनको यहाँ पर गवर्नर की तरह चूज़ किया गया है। झारखंड के लिए संतोष कुमार गैंगवार, तेलंगाना के लिए जिष्णुदेव वर्मा, छत्तीसगढ़ के लिए रेमन देका, मेघालय के लिए CH विजय शंकर और राजस्थान के लिए हरिभाऊ किशनराव बागडे। ये यहाँ पर 8 डिफरेंट गवर्नर्स हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो न्यू बने हैं और कुछ जो है वो रीअपॉइंट हुए हैं, रीशफल किए गए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट पीसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट स्टेट पीसेस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, गवर्नर की जो टर्म होती है वो फिक्स नहीं होती है, राइट। गवर्नर को कभी भी प्रेसिडेंट जो है वो हटा सकते हैं और न्यू गवर्नर को लेकर आ सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ डन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ये चीज़ प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट अगरवुड। अगर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने अगरवुड के बारे में बात की थी एंड वी टॉक्ड अबाउट किस तरीके से जितने भी परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी अगरबत्ती की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जिस लकड़ी को इस्तेमाल करती है उसका नाम है अगरवुड। नाउ रिसेंटली अगरवुड जो है साइट्स जो है, आप जानते हैं साइट्स बेसिकली एक बॉडी है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीज़ को बचाने में हेल्प करती है। तो अगरवुड को रिसेंटली साइट्स के अंदर डाला जाना था, बट इंडिया ने यहाँ पर किसी तरीके से प्रिवेंट किया है अगरवुड को उसके रिव्यू के अंदर डालने के लिए। मतलब साइट्स जो है अपने रिव्यू लिस्ट के अंदर अगरवुड को डालने वाला था। अगर वो रिव्यू लिस्ट के अंदर चला जाता तो इंडिया उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर पाती, उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाती। बट रिसेंटली इंडिया ने उस चीज़ को रिव्यू लिस्ट में जाने से बचा लिया है। तो अगरवुड को रिव्यू लिस्ट में, साइट्स के रिव्यू लिस्ट में नहीं डाला गया है। इसके अलावा साइट्स ने रिसेंटली एक नया एक्सपोर्ट कोटा बनाया है। देखो अगरवुड जो है, अगरवुड का बेसिकली ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो बैंड है, आप उसको बैन नहीं कर सकते। लेकिन रिसेंटली साइट्स ने उसके लिए एक एक्सपोर्ट कोटा दिया है कि मतलब कुछ परसेंटेज आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाओगे। और देखो, एक तो अगरवुड और अगरवुड से जो ऑयल निकलती है, अगरवुड ऑयल, इन दोनों को ही इंडिया कुछ मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता है अप्रैल 2024 से। नाउ इसमें असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज अगरवुड की सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो इन्हीं 4 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा इससे पहले एक्सपोर्ट कोटा जब नहीं था, जब एक्सपोर्ट कोटा एब्सेंट था, उसके कारण इनफॉर्मल ट्रेड होता था और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता था। ऑब्वियसली अगर इलीगल तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट। इस चीज़ के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है एक मेजर अगरवुड ट्रेडिंग नेशन है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं हम, जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा है और अगरवुड जो है इंडिया में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट डार्क ऑक्सीजन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डार्क ऑक्सीजन क्या है? यू मस्ट रिमेंबर कि डार्क ऑक्सीजन एक ऐसा ऑक्सीजन है जो कि ओशन के नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है, जहाँ पर कंडीशंस काफ़ी डार्क होते हैं, राइट। देखो, एक ऐसा एरिया जहाँ पर ऑक्सीजन टेक्निकली प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता है। उस एरिया में रिसेंटली हमें ऑक्सीजन पाया गया है, मतलब ऑक्सीजन मिला है हमें रिसेंटली। ये जो डिस्कवरी हुआ है ये शो करता है कि कुछ ऐसा इकोसिस्टम है जिसके बारे में हम आज भी नहीं जानते हैं। हो सकता है कि ओशन के सबसे नीचे वाले पार्ट में आज भी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा पाई जाती है। अब कैसे पाई जाती है उसका आंसर हमारे पास नहीं है, बट हमें पता है कि वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन तो है, डेफिनेटली है, और उसको नाम दिया गया है डार्क ऑक्सीजन। नौ, एक चीज़ ये भी बात की गई है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो होते हैं, PMN जिसको हम बोलते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये शायद इलेक्ट्रिक चार्ज को पास ऑन करता है और इसी PMN के इलेक्ट्रिक चार्ज का इस्तेमाल करके बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स 2 पार्ट में टूटते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन निकलता है। अगर आप देखो H2O वाटर का फॉर्मूला है, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग कर दें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बच जाता है। इसके कारण जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर टेक्निकली नीचे वाले पार्ट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, मतलब ओशन के नीचे वाले पार्ट में। सो यही रीज़न है कि हो सकता है ये लेकिन एक थ्योरी है कि शायद जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं वो रीज़न हो कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है टेक्निकली, उसके कारण ओशन के नीचे वाले पार्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स सच में इतनी एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं जिसके कारण नीचे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर तो डीप सी एरियाज़ के अंदर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए PMN सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, बिकॉज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के होने के बाद ही वहाँ पर ऑक्सीजन बन पाएगा और ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँच पाएगा। नो,
ये जो डिस्कवरी हुई है ये एक्चुअली डीप सी माइनिंग के सारे फंडास को चेंज कर देगी। क्यों? बिकॉज अगर आपने सुना होगा तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया को 15-15 साल के 2 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, जिसके तहत हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को और पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं और वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि एक माना जाता है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जितना अभी प्रेजेंट है हमारे ओशन के अंदर, उसका 10% अगर हमें मिल जाए तो हमें अगले 100 ईयर्स तक हमारी जितनी भी एनर्जी नीड्स है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है वो एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सो वही चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को बाहर निकाल लेंगे तो फिर ओशन का जो डीप सी बेसिकली लाइफ है, डीप सी लाइफ, वो डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को अभी एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, ये जानने के बाद कि शायद उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, या फिर नहीं। नाउ साइंटिस्ट ने ये भी एम्फेसाइज किया है कि पहले हमें रीअसेस करना चाहिए कि डीप सी माइनिंग ऑपरेशन किस तरीके से हो रही है, वहाँ पर हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है कि नहीं, कहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है, किस तरीके से बन रहा है। इसके ऊपर हम और रिसर्च करेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी एंड तब जाकर हम मालूम कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण डीप सी ओशन जो है वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह पाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आ गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर हम एरियल के बारे में बात करने वाले हैं। एरियल क्या है? तो यूरेनस का एक मून है जिसका नाम है एरियल। नाउ रिसेंटली इसके ऊपर फ्रोजन CO2 पाया गया है, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ये फ्रोजन CO2 है इसका मतलब ये, अब देखो एक चीज़ तो समझो, सन से ये बहुत दूर है। आप जानते हैं यूरेनस जो है सेकंड लास्ट प्लेनेट है राइट नाउ हमारे सोलर सिस्टम का, तो सन से बहुत दूर है। तो इसके बावजूद वो CO2 एक्चुअली वहाँ पर बचा कैसे? बिकॉज वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि CO2 वहाँ पर रह नहीं सकता, CO2 वहाँ पर बचेगा नहीं। बट रिसेंटली जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने ये पाया है कि सरफेस के ऊपर तो CO2 प्रेजेंट है, बट सरफेस के नीचे वहाँ पर डेफिनेटली लिक्विड ओशन प्रेजेंट है, मतलब शायद पानी प्रेजेंट है वहाँ पर सरफेस के नीचे। ना यही जो ओशन है हो सकता है कि CO2 को सप्लाई कर रहा हो सरफेस पे, बिकॉज आप जानते हो अगर आप अर्थ के ऊपर भी बात करो तो अर्थ में भी जो ओशंस है उसके अंदर CO2 ट्रैप्ड है और वो टाइम टू टाइम CO2 को रिलीज करता रहता है। सेम तरीके से अगर वहाँ पर सब ओशन मतलब सब सरफेस ओशन प्रेजेंट है एरियल के ऊपर, यानी कि यूरेनस के मून के ऊपर, तो हो सकता है कि इसी कारण वहाँ पर CO2 सरफेस तक पहुँच पा रहा है। ना अगर आप एरियल का सरफेस देखें तो वहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स हैं, बहुत सारे ग्रूव्स हैं, हो सकता है इन्हीं क्रैक्स से वो पर्टिकुलर जो CO2 है वो बाहर निकल रहे हो और सरफेस तक पहुँच रहे हो। ठीक है, तो अगर हमें चीज़ कंफर्म हो जाती है तो हमें मालूम चल सकता है कि एरियल जो है मतलब जो यूरेनस का मून है शायद वहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट हो, और अगर वाटर प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी लाइफ फॉर्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ऑब्वियसली हमें और ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ेंगी और ज़्यादा स्पेस मिशंस करने पड़ेंगे, तब जाकर हम इन चीज़ों को कंफर्मेशन ले सकते हैं, बिकॉज अभी तो हमें ये सिर्फ फर्स्ट इंस्टांस में मालूम चला है। अगर ये कंफर्म हो गया तो एरियल एक्चुअली एक और वाटर बेरिंग मून हो सकता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे मून्स नहीं मिले हैं जिसमें वाटर है। एक तो देखो अर्थ एज अ प्लैनेट है जिसके ऊपर मून है, मार्स एज अ प्लैनेट है जिसके ऊपर कुछ पानी प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों के ऊपर पानी मिला है। इसके अलावा अर्थ का जो मून है उसके ऊपर सर्फेस के नीचे ओशन मिला है। फिर आप जानते हैं जुपिटर का जो मून है टाइटन, उसके ऊपर भी हमें उसके भी सरफेस के नीचे हमें पानी मिला है राइट। तो यहाँ पर ये 5वां प्लेस हो सकता है एरियल जहाँ पर हमें पानी मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट एडिटोरियल जहाँ पर नीति आयोग की शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात की गई है। कहा जा रहा है ये कि नीति आयोग का जो रोल और इफेक्टिवनेस है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है और उसकी वो डायरेक्ट स्क्रूटनी के अंदर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्शंस और स्ट्रक्चरल इशूज़ यहाँ पर नीति आयोग के अंदर कहीं ना कहीं शो हो रहे हैं। देखो नीति आयोग को 2015 के अंदर लाया गया था और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था। नाउ प्लानिंग कमीशन जो है वो बेसिकली एक ऐसी बॉडी थी जो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड बॉडी की तरह काम करती थी, बट नीति आयोग को लाया गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, मतलब स्टेट्स और सेंटर को साथ में मिलकर काम करने के लिए। और इसको एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई जिसके पास बहुत ज़्यादा कुछ पावर्स नहीं थी। इसके पास रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पावर नहीं है, इसके पास कोई और पावर नहीं है, जिसके कारण वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर भी फोकस कर पाता है, बिकॉज ये इन सब चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करता है। तो वो स्टेट्स को बेसिकली साथ लेके चलता है और स्टेट्स में आपस में कॉम्पिटिशन करने की बात करता है। अब देखो अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ओवरऑल कंट्रोल है किस तरीके से स्टेट्स के पास ग्रांट्स जाएंगे, स्टेट के पास कैसे कैसे पैसे जाएंगे। ये सारा काम पहले प्लानिंग कमीशन ही किया जाता था, बट प्लानिंग कमीशन के हटने के बाद नीति आयोग जब से आया है तो नीति आयोग ने तो ये काम किया नहीं है। अभी सारा काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके फेवर में होती है। तो उन्होंने क्या किया है, जो अपोजिशन रूल स्टेट्स है, मतलब ऐसे स्टेट्स जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा उनको पैसा वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है। देखो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इस बार का जो बजट आया है, उस बजट के अंदर अगर आप देखोगे तो बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत बड़े पैकेजेस दिए गए हैं, बट इसके अलावा किसी और स्टेट को कुछ भी नहीं दिया गया है।
नाउ इसके कारण इसका मतलब क्या है, बिहार और आंध्रा ये दोनों जो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए गवर्नमेंट में राइट नाउ। जो गवर्नमेंट अभी पावर है उस गवर्नमेंट को पावर में रखने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब अगर बिहार और आंध्र की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उनको यहाँ पर स्पेशल पैकेजेस दिए गए हैं राइट, स्पेसिफिक एलोकेशंस दिए गए हैं जो किसी और स्टेट को नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है कि नीति आयोग जो है वो लगातार एक पैरेलल फील्ड रख सकता था, मतलब पैरेलल चेक एंड बैलेंसेस रख सकता था, बट बिकॉज यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद ये सब चीज़ें कर रहा है उसी कारण यहाँ पर बायसनेस देखने को मिल रहा है राइट। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशनल बैकिंग की जरूरत है नीति आयोग को, सो दैट नीति आयोग यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि स्टेट और सेंटर को सच में साथ में लेकर चलने की कोशिश कर सकें। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ पर हम प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, लेकिन जो हमारा अभी रिसाइकलिंग करते हैं प्लास्टिक की वो इनसफिशिएंट है, वो प्रॉपरली सही नहीं है। अगर आप स्टैट्स की बात करो तो ऑलमोस्ट हम 4 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट एनुअली रिलीज करते हैं, जनरेट करते हैं, लेकिन उसमें से 25% से भी कम जो है प्लास्टिक वो यहाँ पर हम एक साल में बेसिकली रिसाइकिल कर पाते हैं या फिर ट्रीट कर पाते हैं। 2016 में हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर आए थे, इंडिया लेकर आया था। बेसिकली उसके अंदर EPR का कंसेप्ट लाया गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट लेकर आया गया था, जिसमें ये बोलता है कि जो भी पर्टिकुलर कंपनी अगर प्लास्टिक को प्रोड्यूस करेगी उसी का काम होगा वहाँ पर उसको कलेक्ट करके रिसाइकिल करने के लिए। तो EPR को कलेक्ट करना, रिसाइकिल करना सब उसी काम है जो कि उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो EPR के अंदर देखो, जो प्लास्टिक को पैकेज कर रहा है, जो उसको इंपोर्ट कर रहा है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं जो उसको बनाते हैं, प्रोफेशनल रिसाइकलर्स हैं, सब के सब इसके अंदर इंक्लूड है। घुमा फिरा के ओवरऑल पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इसका मतलब क्या है, जो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा वही उसके बदले में पे करेगा, वही उसकी सफाई करवाएगा। इसके अलावा देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट। इसमें ये बोला जाता है कि जो रिसाइकलर्स हैं उनको सर्टिफिकेट इशू करना होता है रिसाइकल प्लास्टिक का। मतलब मान लो अगर एक पर्टिकुलर कंपनी ने 1 kg प्लास्टिक को रिसाइकिल करवाया है तो जो रिसाइकलिंग कंपनी है वो उस पर्टिकुलर कंपनी को 1 kg का मतलब 1 kg का सर्टिफिकेट बना कर देगी, जिसमें लिखा होगा कि उन्होंने 1 kg का प्लास्टिक को रिसाइकिल करवाया है। नाउ ये जो कंपनी है वो इसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को बेच भी सकती है किसी ऐसी कंपनी को जिन्होंने अपनी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी उनके टारगेट्स हैं उसको कंप्लीट नहीं किया है राइट। अगर आप 2022-23 में देखोगे तो CPCB ने ये पाया कि ऑलमोस्ट 3.7 मिलियन टन्स इतना प्लास्टिक रिसाइकिल किया गया है, लेकिन इतने के बदले में 3.7 मिलियन टन्स का जो हमारे पास प्लास्टिक जो बेसिकली यहाँ पर रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट्स होने चाहिए थे वो उससे भी 6 लाख ज़्यादा थे। इसका मतलब क्या है, 6 लाख से ज़्यादा सर्टिफिकेट तो यहाँ पर फ्रॉड मिले हमें, मतलब कि गलत तरीके से मार्केट में जो सर्टिफिकेट्स है वो बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो EPR का रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से ड्रॉबैक पे भेज दे रहा है, बैकफुट पे भेज दे रहा है राइट। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हैकर्स की बात भी आई है कि हैकर्स ने बहुत सारे सर्टिफिकेट को चुरा लिया है और उनको कंपनीज को बेच दिया है। नाउ देखो, इन सब चीज़ों में अगर हम फाइन्स इम्पोज करने लगे, अगर हम बेसिकली जेल पनिशमेंट्स करने लगे तो ये बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लेक्स टास्क है, बिकॉज हैकर्स को पकड़ना आसान नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक और ज़्यादा रोबस्ट और स्ट्रेंथनिंग बेसिकली रूल लेकर आना पड़ेगा जिसके तहत हम प्लास्टिक का जो रिसाइकलिंग है उसको हम इंक्रीज़ करवा सकें। ये जो हमारा राइट नाउ 25% से भी कम जो रिसाइकलिंग होता है उसको हम कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करके 70 to 80% तक लेके जा सके, तब जाकर हमारा जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द